चलिए देखिए, हिस्ट्री आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के कई सेगमेंट हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। हिस्ट्री को जब हम जनरली समझते हैं तो पहले आपको ये समझना है कि यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम आप हैं, आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि मेंस में जीएस पेपर 1 का पार्ट है। प्री में भी 15 से 20 क्वेश्चन हर साल इसके आते हैं। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पर्सनैलिटीज़ इससे समझ में आती हैं। आप इंटरव्यू में भी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले समझिए इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री की जब हम बच्चों बात करते हैं तो हिस्ट्री को जनरली हम क्या करते हैं, 3 सेगमेंट में बांट देते हैं। समझिएगा, ये इतिहास ने नहीं बांटा, ये हमने पढ़ने की सुगमता के लिए बांटा है। पहला भाग हमने कर दिया एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ह्यूमन इवैल्यूएशन हुआ, जहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन होगा, जहाँ से हम लोगों की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, वहाँ से हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और कहाँ पे ख़त्म करेंगे, जहाँ पे हर्षवर्धन की डेथ होगी। डेथ ऑफ हर्षवर्धन इज़ द एंड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारत कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो जाती है। वर्धन वंश के अंतिम शासक महान थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रयागराज में 5-5 साल में बहुत बड़ा यज्ञ किया, वहाँ पे सब कुछ दान दिया। उनकी कहानी आपने अपने माँ बाप से सुनी होगी, बुजुर्गों से सुनी होगी कि एक बार सब दान करके वापस आ रहे थे तो एक साधु आ गया। उसने कहा कि भाई आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो जो धोती पहने थे वो उन्हें उतार के देते और अपनी बहन की चुंदरी लपेट के बाहर आते। तो इतने बड़े दानवीर थे। इसके बाद स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत स्टार्ट वहाँ से होगा जहाँ पे हर्षवर्धन ने कन्नौज को पावर सीट बना दिया। कन्नौज, पाटलिपुत्र से कन्नौज तक आ गए। कन्नौज हमने क्या शक्ति का केंद्र बना दिया। तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा त्रिपक्षीय संघर्ष से, और ये कहाँ तक चलेगा, औरंगजेब की मृत्यु तक। जब तक औरंगजेब नहीं मरेंगे तब तक क्या चलेगा, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत खत्म होता है औरंगजेब की मृत्यु के साथ। उत्तरकालिक मुगल जो है वो आधुनिक भारत का भाग है। फिर आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ते हैं, उत्तरकालिक मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरकालिक मुगलों से, अंग्रेजों से लेकर देश की आज़ादी तक की हम बात करते हैं। ये होता है आधुनिक भारत। उसके बाद आता है भारत आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद का भारत हमें पढ़ना होता है 1947 से लेकर 2002 तक, जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज भी, और यहाँ तक आपको इतिहास पता होना चाहिए। तो पहले तो आप लोग ये बता दें कौन इसमें हिंदी मीडियम का है, कौन इंग्लिश मीडियम का है। ये मुझे पहले पता हो ताकि मैं उसी हिसाब से पढ़ा दूँ। प्लीज़ मैसेज कर दीजिए कौन हिंदी मीडियम का है, कौन इंग्लिश मीडियम का। बेटा हिंदी मीडियम का कौन है, इंग्लिश मीडियम का कौन है, प्लीज़ टेक्स्ट कर दीजिए। अभिषेक हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। केशव आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है बेटा? हिंदी मीडियम, ठीक है। अब ध्यान से समझिए। सो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई भी अगर इंग्लिश मीडियम का आ जाए तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि मैं इंग्लिश में भी आपसे कम्युनिकेशन कर पाऊँ। तो अब हम लोगों को क्या बात करनी है, हमें बात करनी है प्राचीन भारत के इतिहास की। प्राचीन भारत का इतिहास कैसे हमने पहचाना, कैसे जाना, कैसे समझा, यह आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो पहले तो ये समझना है प्राचीन भारत का इतिहास लिखना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जब सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उस समय पर हमें भाषा लिखनी नहीं आती थी। हम क्या करते थे, चित्रों को बनाते थे। आधा इतिहास हमें कैसे पता चला, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जैसे औजार मिले, पत्थर मिले, हमें लगा कि मानव यहाँ थे। फिर भीमबेटका जैसी गुफाओं में गए, वहाँ पर हमें चित्रकारी मिली, तो चित्रकारी से हमें पता चला कि हाँ हो सकता है ये मानवों ने अपनी चीज़ों को कहने का प्रयास किया हो। तो सबसे पहली जो हमारी भाषा थी वो कौन सी थी, चित्रात्मक भाषा थी, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता तक चलती रही। तो हम चित्रात्मक भाषा से आगे बढ़े हैं। जो आज शब्दात्मक भाषा है वो कलात्मकता के साथ आज जो आई है, उसका प्रादुर्भाव कब हुआ, जब मानव आए। मानव को आपस में वार्तालाप करने के लिए कोई तो भाषा चाहिए थी, तो उन्होंने पहले चित्रों का प्रयोग किया। ठीक, ये साइन लैंग्वेज, ये जो भाषा आज हम बोल रहे हैं, ये उस समय नहीं आई थी, आज ये भाषा है। तो आइए, अगर हमें भारतीय इतिहास को जानना है तो हमें क्या क्या चाहिए। भारतीय इतिहास को जानने के लिए पहले देखना है एंशिएंट इंडिया जो है, बहुत ज़्यादा प्राचीन भारत बहुत ज़्यादा रिच है अपने जर्नी में। अब जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने के लिए हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें सोशल रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, समाज के बारे में पता चलता है। इशिका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इशिका प्लीज़ टेक्स्ट कर दीजिए, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है आप?
यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, उनकी सभ्यता कैसी है, उनकी संस्कृति कैसी है, वो कैसे आगे बढ़े, उनकी विरासत क्या है, इन सब के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। अब जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं और किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको 2-3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या लिटरली सोर्सेज। लिटरली सोर्सेज का मतलब होता है साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का इशिका, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। लिटरली सोर्सेज क्या करते हैं, लिटरली सोर्सेज बताते हैं जो टेक्स्ट लिखे गए, जो बुक्स लिखी गई, वो हमारे हिस्ट्री को कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे 2 ट्विस्ट आते हैं। एक आता है हिस्ट्री के जो टेक्स्ट है वो भी 2 तरीके के, एक रिलीजियस है, एक नॉन रिलीजियस है। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पहले टेक्स्ट हैं वो क्या है बच्चों, वो रिलीजियस भी हो सकते हैं, नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक। हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, नॉन हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं। टेक्स्ट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, दूसरा हो सकता है हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, हिस्टोरिकल क्या है और नॉन हिस्टोरिकल क्या है। कोई बताएगा आप में से, व्हाट इज हिस्टोरिकल एंड व्हाट इज नॉन हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक क्या है, अऐतिहासिक क्या है। किसको हम ऐतिहासिक बोलेंगे, किसको ऐतिहासिक बोलेंगे। जो साक्ष्य मिलेंगे, जो किताबें लिखी हैं, उनकी ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता कैसे होगी। हाउ वी विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक इज हिस्टोरिकल। कौन बोलेगा बताइए। आप में से किसके पास थोड़ा सा भी समझ है ये बताने की कि व्हाट विल बी हिस्टोरिकल, व्हाट विल बी नॉन हिस्टोरिकल। बताइए क्या ऐतिहासिक है, क्या अऐतिहासिक है, ये कैसे हम पहचानेंगे। बोलो बच्चों, कोशिश करो। 2 मिनट दिए, जल्दी बोलो। अगर आपको माइक पे बोलना है तो हेलो का एक ऐसे साइन होगा आपके पास, ठीक है, ऐसे हाय बना होगा, उस पर लिख मार दीजिए, मैं परमिशन दे दूंगा। और अगर टाइप करना है देन यू कैन टाइप। बोलिए व्हाट इज हिस्टोरिकल, व्हाट इज नॉन हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक क्या, ऐतिहासिक क्या है। व्हाट इज हिस्टोरिकल, व्हाट इज नॉन हिस्टोरिकल। मानसी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बेटा। अभिषेक, जिसके लिखित साक्ष्य हैं वो ऐतिहासिक है। लिखित साक्ष्य का मतलब क्या है आपके हिसाब से, कहां लिखा हो। मानसी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बेटा। पहली चीज समझिए, हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल में आपको एक चीज समझनी है कि हिस्टोरिकल वो माना जाता है जिसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हों, जिसके किसी फॉरेन राइटर्स ने या किसी किंग ने जो हिस्टोरिकल हो उसके डेफाइन वर्ड्स में वो ऐड हुआ, उसके पर्टिकुलर एविडेंसेस मिले हों। जैसे आपको बता दें, जो अभी मैं भी राम जी को पहना हुआ हूँ आपके सामने है, क्योंकि अयोध्या और रामायण और महाभारत के सारे प्रसंग इस टाइम पे चलते हैं। रामायण का पूरा एक प्रसंग अभी चल रहा होता है, रामलीला जिसे आप बोलते हैं वो क्रिएट हो रही होती है। तो भगवान राम ऐतिहासिक हैं कि नहीं, इसमें बड़ा ट्विस्ट है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही इज़ नॉट हिस्टोरिकल। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, रामायण महाभारत ऐतिहासिक नहीं मानी जाती। पहला इशू हमारे साथ क्या है, रामायण और महाभारत बुक्स एंड इंस्क्रिप्शन दोनों में अंतर है। पहली चीज अभिषेक है, केशव, जो हम पढ़ पाए वो हिस्टोरिकल, ऐसा नहीं है बेटा। जो चीज हम नहीं पढ़ पाए वो भी हिस्टोरिकल है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा हम नहीं पढ़ पाए पर फिर भी वो हिस्टोरिकल है, वो तब भी ऐतिहासिक मानी जाती है। जो चीज हम नहीं पढ़ पाते वो भी ऐतिहासिक हो सकती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज नॉन हिस्टोरिकल है, वो भी ऐतिहासिक मानी जाती है। तो ये कहना है कि वो ऐतिहासिक नहीं है, गलत वर्ड, ठीक। जो हम पढ़ पाए वो हिस्टोरिकल। केशव, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि जो आप पढ़ पाएंगे वो हिस्टोरिकल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रामायण महाभारत भी हम पढ़ चुके, ठीक है। पढ़ने के लिए उसकी भाषा भी हमें पता है, पर वो हिस्टोरिकल नहीं है क्योंकि उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। इसी की हम लोग बात करें। जब हम रामायण की बात करते हैं, राम मंदिर यहाँ बनेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एविडेंसेस ली। ये नहीं लिए भगवान राम यहाँ थे, उन्होंने ये देखा कि जो आर्कियोलॉजिकल अवशेष मिले हैं मंदिर के वो पुराने या बाबरी के अवशेष पुराने। तो इनको पता चला बाबरी के नीचे का जो स्ट्रक्चर मंदिर का है वो बाबरी से ज़्यादा पुराना है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि बाबर ने एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट तोड़ा, तो हमने वहाँ राम मंदिर बनवा दिया। अब जैसे राम मंदिर ऐतिहासिक हैं, तो राम मंदिर ऐतिहासिक होता तो अयोध्या में राम का इंस्क्रिप्शन मिलता। इंस्क्रिप्शन होता है किसी सतह, पत्थर, पर्वत, गुफा या किसी मेटल पे लिखा ऐसा अभिलेख मिलना जिसमें भगवान राम का नाम लिखा होता। हमें ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं, तो ये हिस्टोरिकल नहीं माना जाता। तो राम जी हिस्टोरिकल नहीं है,
इतिहास के हिसाब से रामायण में जो चीज़ें लिखी हैं डेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड हिस्टोरिकल। जो महाभारत में लिखी है वो भी हिस्टोरिकल नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर क्या दिक्कत आती है समझिए, जो हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं, ये हमारे 4 वेद हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और 2 हमारे महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ठीक, ये हिंदुओं की एक फिलॉसफी में हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब जो रामायण महाभारत महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य किसी ने लिखे हैं, ये हम मानते हैं, बट हम ये नहीं मानते रामायण और महाभारत ऐतिहासिक है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित्र मानस का पात्र जो है वो काल्पनिक है, परंतु लिखा तुलसीदास ने वो ऐतिहासिक है। तुलसीदास जी थे, ये इतिहास प्रमाणिक है, पर उन्होंने जो कथा लिखी वो वास्तविक है, इसकी ऐतिहासिकता का कोई प्रमाण नहीं मिलता हमको। अब आप कहोगे सर राम सेतु मिलता है, राम सेतु को एडम ब्रिज भी बोला जाता है, इसको आज भी हम राम द्वारा बनाया गया, इसको प्रूफ नहीं कर पाए। राम जी यहाँ से लेकर श्रीलंका तक गए, रास्ते में कई लोग कहते हैं कि सर देखिए यहाँ पे हनुमान जी रहते थे, यहाँ वो रहते थे, ये हमारी कल्पना है, पर इतिहास में उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, इतिहासकारों को नहीं मिला। और ये इतिहास किसने डिसाइड किया है? ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। अब एक चीज़ समझिएगा, जो यूपीएससी में आज हम बच्चों हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका डिसीजन ब्रिटिशर्स ने लिया था। उन्होंने बताया था कि कौन सी चीज़ें हिस्टोरिकल है, कौन सी नॉन हिस्टोरिकल है। तो अगर रामायण के बारे में किसी फॉरेनर ने लिखा होता कि हाँ मैंने राम को देखा, तो हम उसे ऐतिहासिक मान लेते हैं। हम बोलेंगे हमने राम को देखा, वो ऐतिहासिक नहीं। तो रामायण महाभारत को ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सोर्स नहीं माना जाता। बट उसके बाद 2 रिलीजन और आए थे, एक आया था जैन और बुद्ध। जैन और बुद्ध के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स ने लिखा है, किंग्स ने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, इनके बारे में लगातार बातें हुई हैं और इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। तो जो ऋग्वेद के बाद, सामवेद के बाद, यजुर्वेद के बाद, अथर्ववेद के बाद जो बोलते हैं वो है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बिल्कुल बेटा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना ही एक सिंगल कंडीशन है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, अभिलेखीय साक्ष्य भी आवश्यक है। मतलब एक राजा ने एक पत्थर पे लिख दिया हो कि मैं भगवान राम का वंशज हूं, भगवान राम मेरे 17वें परपूर्वज है, वो मान लेंगे, वो हम मान लेंगे फिर। बट ऐसे हम कहेंगे भगवान राम हमारे आराध्य हैं, लोग नहीं मानेंगे। देखो, आस्था और इतिहास दोनों अलग चलता है। आस्था में भगवान राम थे, भगवान राम है, भगवान राम रहेंगे, इसको डिनाई नहीं कर सकते। हनुमान जी आज भी जीवित है, डिनाई नहीं कर सकते। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, डिनाई नहीं कर सकते। महाभारत हुई, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। गीता विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, डिनाई नहीं कर सकते। पर ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता के लिए हमको इंस्क्रिप्शन चाहिए, उनके सिक्के चाहिए और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस चाहिए। जैसे राम का पैलेस मिल जाता, रावण की सोने की लंका मिल जाती, रावण का विमान मिल जाता, राम के समय का कोई भी सिक्का मिल जाता। जब भगवान राम थे तो उन्होंने सिक्के भी तो जारी किए होंगे। अगर गुप्त काल के सिक्के मिल रहे हैं, मौर्यों के सिक्के मिल रहे हैं, अशोक काल के सिक्के मिल रहे हैं, तो राम काल के सिक्के क्यों नहीं मिले हमें आज तक? यहाँ पे प्रश्न आता है। तो कंडीशन नहीं है, ये सबूत चाहिए चाहिए हमें। राम का धनुष मिल जाए। इतनी बड़ी महाभारत हुई है ना, कुरुक्षेत्र हरियाणा में बहुत दूर है नहीं, आप कभी दिल्ली जाइए, हरियाणा घुमाइए। कुरुक्षेत्र में करोड़ों लोग मरे, किसी की बोन नहीं मिली। करोड़ों लोगों में किसी की तलवार, ढाल, भाला कुछ नहीं मिला। चलो हमने माना ह्यूमन में, हिंदू रिलीजियस में हम बॉडी को क्रीमेट कर देते हैं, जला देते हैं, तो भलो हमें वो तो मिलेगा नहीं, क्या हड्डियां। पर हमें एविडेंसेस में वेपन्स तो मिलते हैं, हमें वो भी नहीं मिले वहां। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता इसकी प्रमाणित नहीं है, इसलिए इसको हम हिस्ट्री समझते समय एक्यूरेट नहीं मानते। ना ऋग्वेद को, ना सामवेद को, ना अथर्ववेद को, ना यजुर्वेद को, ना पुराणों को, ना उपनिषदों को, ना हमारे महाकाव्यों को। ये इतिहास की प्रामाणिकता के लिए नहीं है, इतिहास को समझने के लिए जरूर काम आते हैं। हिंदू परंपरा को समझने के लिए काम आते हैं, सनातनी परंपरा को समझने के लिए काम आते हैं। पर यदि आप बात करिए इतिहास को समझाते हैं तो नहीं। इतिहास को कौन समझाता है? बुद्ध और जैन। क्यों? बुद्ध और जैन दोनों क्या है? ऐतिहासिक देवता है, हिस्टोरिकल गॉड्स हैं। ये क्या है बच्चों? ये हिस्टोरिकल गॉड्स हैं, इनका सेगमेंट हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल होने का मतलब क्या हो गया? ये हिस्ट्री में मेंशन्ड है। अजातशत्रु ने बताया, बिंदुसार ने बताया, बिंबिसार ने बताया,
अशोक ने बताया, अशोक के बाद हर्षवर्धन के समय तक इनकी बात होती रही, इनकी संगतियां हुई, उसमें किताबें लिखी, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल है। बुद्ध की फैमिली के बारे में पता है, महावीर की फैमिली के बारे में पता है, जहां राजा थे वहां उसके एविडेंसेस मिलते हैं। चाइनीज यहां पढ़ने आए, उन्होंने एविडेंसेस दिए, ग्रीक ने दिए, यमन ने दिए, रोमन ने दिए, सब ने दिए। जो एविडेंसेस हमें मिलेंगे वो ऐतिहासिक है। फिर इसमें लिखी बातें भी ऐतिहासिक हो जाएंगी। दीपवंश, महावंश, इसमें जो लिखा है ऐतिहासिक होगा। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक में जो लिखा है वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। तो जब हमें किसी हिस्ट्री का एविडेंस मिल जाता है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, हिस्टोरिकल हो जाता है। तो हमारे पास दो किताबें हैं, दो रिलीजन है, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, जिनको हम क्या मानते हैं, ऐतिहासिक मानते हैं। इसमें 3 पार्ट है। बुद्धिस्ट लिटरेचर बेटा 3 पार्ट में बटा हुआ है, याद रखिएगा। पिटक मतलब होता है बास्केट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पिटारा। पिटक मतलब होता है बास्केट, याद रखना वर्ड पिटक अगर कहीं लिखा आएगा इट मीन्स बास्केट, पिटारा। तो इनको 3 पार्टों में हमने बांट दिया। कौन कौन से पार्ट हमने बांटे बेटा? हमने बांटा सुत पिटक। सुत पिटक क्या बताता है? सुत पिटक रिलीजियस आइडियाज देता है बुद्धा के जो धार्मिक विचार थे उनके बारे में आपको बताता है। पहली पुस्तक कहती है जो गौतम बुद्ध ने अपने धार्मिक विचारधाराओं के बारे में बताया है, उसको इस पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। विनय पिटक में क्या होता है? कंडक्ट दिए हैं, नियमावली दी है, मॉरल लॉज दिए हैं कि किस तरीके से बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो कौन से नियम आचरण फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए नवरात्र चल रही, नवरात्र में मेरा व्रत है और अगर मेरे पास कोई हिस्टोरिकल या रिलीजियस टेक्स्ट बुक ना हो कि नवरात्र में पूजा कैसे करनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कवच पढ़ना है? मुझे कैसे पता चलेगा दुर्गा कवच पढ़ना है? मुझे कैसे पता चलेगा कीलक पढ़ना है? मुझे कैसे पता चलेगा कि शुंभ निशुंभ हुए? मुझे कैसे पता चलेगा चंडमुंड हुए? मुझे कैसे पता चलेगा महिषासुर थे? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मेरे पास कोई बुक नहीं होगा और उसमें लिखा होगा मुझे किस विधान से पूजा करनी है, मेरे व्रत में मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता, मेरे को व्रत कौन से दिन तोड़ना है, अखंड ज्योत क्यों जलानी है, कलश क्यों रखना है, उसकी मान्यता क्या, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी धर्म के, रिलीजन के कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लिखे होंगे तो काम नहीं चलेगा। सेम विनय पिटक जो है वो क्या करता है? कंडक्ट बताता है बुद्धिस्ट फॉलोअर के। अभिधम्ब पिटक क्या करता है? दार्शनिक विचारधारा देता है। नहीं बेटा ये भी गलत वर्ड है, अभी उसको भी अभिषेक बताते हैं। अब यहां पर समझिए, विनय पिटक के बाद अभिधम्ब पिटक क्या कहता है? फिलोसॉफिकल आइडियाज देता है। क्या करता है? दार्शनिक विचारधारा देता है गौतम बुद्ध की। जैसे उन्होंने बोला मैं आत्मा को नहीं मानता, तो इसमें फिलोसॉफिकल आइडिया, वो क्या कहते हैं? मैं आत्मा को नहीं मानता, जीव को मानता हूं, उद्गल को मानता हूं, उद्गम को मानता हूं, तो उसको समझाया जाएगा। तो ये सारी फिलोसॉफिकल आइडियाज इसमें दिए गए। अभिषेक ने बच्चों लिखा, इन्होंने ये बोला कि सर जितनी भी चीजें जो ज्यादा पुरानी होंगी उनके सबूत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं है, जो जितनी पुरानी चीज होगी उसके सबूत जरूर मिलेंगे और मिलने ही चाहिए। प्री हिस्टोरिक एरा के आज से 1 लाख साल पुराने टूल हमें मिल सकते हैं, तो 7000 साल पुराने राम जी के बारे में हमें कुछ क्यों नहीं मिलेगा? आज से 7700 साल पहले राम थे मान लो, और 3500 साल पहले कृष्ण थे। तो हमारा सिर्फ संपर्क ये है कि अगर हमें 1 लाख साल पुराने, 10,000 साल पुराने, 15,000 साल पुराने, 25,000 साल पुराने टूल्स मिल सकते हैं विश्व में, औजार मिल सकते हैं पत्थरों के बने, तो ये क्यों नहीं मिल सकता? 3500 साल पुरानी आज से सिंधु घाटी सभ्यता, उसके पूरे भवन हमें मिल सकते हैं, अवशेष मिल सकते हैं, तो राम का पैलेस क्यों नहीं मिल सकता? आज से 1500 साल पुराने अशोक के बारे में 2200 साल हो गए होंगे, 2200 साल पुराने अशोक के बारे में हर चीज मिल सकती है। कुम्हारा में उनके पैलेस के पिलर मिल सकते हैं लकड़ी के, तो राम क्यों नहीं मिल सकते? बात यहां ये नहीं है, बात यहां ये है कि ये सच है कि मिथ्या है, ये अंग्रेजों ने भ्रम डाल दिया है हम पर यूपीएससी पढ़ने के लिए हमको याद रखना है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज हैं दे आर नॉन हिस्टोरिकल इन नेचर। हम उनके होने ना होने पर प्रश्न उठाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसकी प्रकृति अऐतिहासिक है।
बाय नेचर दीज टेक्स्ट आर नॉन हिस्टोरिकल, डेट्स ऑल। हम उससे ज्यादा कुछ नहीं समझा रहे, समझ में आ रहा है? हमने कहा ये नॉन हिस्टोरिकल है, डेट्स ऑल, हम और कुछ नहीं बोल रहे। ठीक, तो ये 3 पुस्तकें इसके बारे में बताती हैं। इसके बाद क्या होता है, मिलिंद पन्नू एक पुस्तक है। मिलिंद पन्नू एक पुस्तक क्या है, किंग मिएंडर थे, किंग मिएंडर जो होते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। और ये बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के साथ विवाद करते हैं। और मिलिंद पन्नू मतलब है किंग मिएंडर के क्वेश्चंस। मिलिंद मतलब मिएंडर, पन्नू मतलब प्रश्न। तो क्वेश्चंस ऑफ किंग मिएंडर, जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका जवाब दिया जाता है नागसेन द्वारा, तो उसको बोलते हैं मिलिंद पन्नू। उस पुस्तक में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक, उसके बाद दीपवंश महावंश, ये श्रीलंका के क्रॉनिकल है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट फैला, कौन लेके गया, अशोक लेके गए, जो इतिहास बताता है। जब अशोक लेके गए तो वहाँ पर जो दीपवंश महावंश लिखी है उससे हमें अशोक के बारे में पता चला, वरना हम कभी अशोक को नहीं पहचान पाते। अशोक के बारे में किसने बताया, दीपवंश और महावंश ने बताया कि यहाँ पर एक शासक अशोक भी रहा करते थे। और अगर दीपवंश महावंश नहीं होती तो हम इंस्क्रिप्शन पढ़ के भी नहीं समझ पाते। देवानाम प्रिय, प्रियसी, प्रियदर्शी राजा अशोक। देवानाम प्रिय जहां लिखा है उन्हें अशोक बोला जाएगा, ये चीज कैसे पता चले, दिव्यावदान से, महावंश से। दीपवंश महावंश ये कहती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ये क्या बताने की कोशिश है कि अशोक बहुत क्रूर शासक थे और बुद्धिस्ट बन के वो बहुत हम्बल हो गए। तो ये पुस्तकें ऐतिहासिकता को दिखाती हैं। ठीक, इसके बाद जैन लिटरेचर आते हैं। जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, अचरंगा सूत्र। क्या है, 4 चीजें। देखिए यहाँ सीधे लिखा है ना, सूत पिटक रिलीजियस आइडियाज देता है, विनय पिटक कोड ऑफ कंडक्ट देता है, एंड अभिधम पिटक फिलोसफिकल आइडियाज देता है। दार्शनिक विचारधारा देता है एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट देता है और एक आपके फिलोसफिकल आइडियाज को बताता है। क्लियर। इसके बाद जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर भी इसी तरीके से है। जैन लिटरेचर हमें क्या बताता है बेटा, महावीर के जीवन के बारे में बताता है। महावीर कब पैदा हुए, क्या था। जैसे महावीर क्या है, 24वें तीर्थंकर है। इनसे पहले 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो भी ऐतिहासिक हैं, बनारस में पैदा हुए। तो इनकी ऐतिहासिकता तो महावीर की भी ऐतिहासिकता हो गई। ठीक, पहले जो आपके तीर्थंकर हैं जिनको हम ऋषभ देव बोलते हैं, इनकी ऐतिहासिकता नहीं पता। पर ऋषभ देव का जिक्र कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया। 24 तीर्थंकर हुए ये जैन में माना जाता है, पर 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर जिक्र कहाँ मिला है, ऋषभ देव का, ऋग्वेद में। अब वो हिस्टोरिकल नहीं है पर कोरिलेटेड तो हुआ ना कोरिलेटेड। ये चीज यहां देखनी। तो हमें क्या करना होता है यूपीएससी के लिए, जब जैन लिटरेचर पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो ऊपर के 4 नीचे के 4 याद रखने पड़ेंगे। ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिधमनाथ और संभवनाथ इधर याद रखने पड़ेंगे। उधर नामीनाथ, नेमीनाथ और ये आपके पार्श्वनाथ और महावीर, ये 4 इधर याद रखने पड़ेंगे। उनके साइन उधर याद रखने पड़ेंगे। क्या है, ऋषभ का बैल होगा, अजीत का हाथी होगा, अभिनंदन का बंदर होगा और संभवनाथ का घोड़ा होगा। इधर क्या होगा, इधर नील कमल होगा, शंख होगा, सर्पफण होगा जो पार्श्वनाथ का होगा, और चौथा जो है उनका शेर होगा महावीर का। तो ये साइन याद रखने पड़ेंगे। फिर इनकी देवी है, एक की चक्रेश्वरी देवी है। चक्रेश्वरी देवी महावीर की देवी है। जैसे एक देवता किसी की आराधना करते हैं, जैसे किसी ने पूछा शिव से और विष्णु से, विष्णु से पूछा आप तो देवता हैं, आप किसका ध्यान करते हो, तो वो कहते हैं मैं भोले बाबा का ध्यान करता हूँ। फिर भोले बाबा से पूछा आप किसका ध्यान करते हो, कह रहे मैं नारायण का ध्यान करता हूँ। तो ऐसे हर एक जो देवता बन रहा है वो भी तो किसी का ध्यान कर रहा है ना, उसका भी तो कोई आराध्य होगा, उसका भी तो कोई गुरु होगा। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम आगे नोट्स में आएंगे तो हम वो चीजें आपको याद कराएंगे। अब ये याद रखना, कल्प सूत्र महावीर के जीवन के बारे में बताता है, भगवती सूत्र टीचिंग देता है, महावीर की जो शिक्षा है उनके बारे में सारे विवरण देता है। अचरंगा सूत्र जो है वो क्या देता है, कोड ऑफ कंडक्ट देता है। ये क्या बताता है बच्चों, ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। कौन से, जो जैन फॉलोवर्स फॉलो करेंगे। ठीक,
अब ये लिटरली सोर्सेस क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस मूवमेंट हुए, किस तरीके से हमने अपने देश को बदला और किस तरीके से हमारी सभ्यता का सृजन होना प्रारंभ हुआ। इन सब के बारे में ये बात करता है। लिटरली सोर्सेज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पूछो। साहित्य में कोई डाउट है, पूछो। पूछो बच्चों, फिर आगे चलें। मैसेज ही देख रहा हूं आपके, पूछिए जल्दी। इशिका, एनी डाउट? केशव, अभिषेक, एनी डाउट? पूछो बेटा, फिर आगे चलें।